हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइकोलॉजी गंगा। फ्रेंड्स, आज के अपने इस वीडियो में हम मनोविज्ञान से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर्सनैलिटी या व्यक्तित्व से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। फ्रेंड्स, ये प्रश्न आपके आने वाले सभी टेट परीक्षाओं में, यूपी पीजीटी, साइकोलॉजी और नेट आदि परीक्षाओं में उपयोगी है। जहाँ जहाँ भी मनोविज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, ये बहुत ही उपयोगी है। फ्रेंड्स, व्यक्तित्व मनोविज्ञान में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आम भाषा में हम व्यक्तित्व से समझते हैं बाहरी रूपरेखा, कि क्या इंसान पहन रहा है, कैसा वो बाहरी रूप से दिख रहा है। बट साइकोलॉजी में इसे स्पेसिफिक रूप से, विशेष रूप से, अलग रूप से जानते हैं। तो चलिए हम व्यक्तित्व को समझने की कोशिश करते हैं और व्यक्तित्व से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करते हैं। आज का पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोसारिक तंत्रों का गतिशील या गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करते हैं। यह परिभाषा किससे संबंधित है? फ्रेंड्स, यह व्यक्तित्व की बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है, जो आपकी ऑप्शन नंबर डी ऑलपोर्ट ने दी थी, गोल्डन ऑलपोर्ट ने दी थी। फ्रेंड्स, सबसे पहले गोल्डन ऑलपोर्ट ने ही व्यक्तित्व का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करने की कोशिश की थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्यक्तित्व की सबसे पुरानी या पहली परिभाषा किस संप्रत्यय पर आधारित थी? जो व्यक्तित्व की पहली परिभाषा थी वो किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड थी? तो फ्रेंड, इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति से संबंधित संप्रत्यय है। फ्रेंड, जो व्यक्तित्व जो शब्द है, जो इंग्लिश शब्द है पर्सनैलिटी, वो लैटिन भाषा के शब्द पर्सोना से बना है। इंग्लिश भाषा का शब्द पर्सनैलिटी, आप नोट करना, लैटिन भाषा के पर्सोना से बना है, जिसका अर्थ होता है मुखौटा। तो पर्सोना शब्द का अर्थ होता है मुखौटा। तो मुखौटा जिसे नाटक करते वक्त पहले नायक पहनते थे, मुखौटा, अपने डिफरेंट कैरेक्टर्स को दिखाने के लिए कि किसका वो रोल प्ले कर रहा है। तो उसी तरह से व्यक्तित्व को ये दिखाया जाता है कि जो बाहरी रूप से जैसा दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग व्यक्तित्व को डिफाइन करते हैं। तो व्यक्तित्व की सबसे पुरानी जो डेफिनेशन है वह उसकी उत्पत्ति से संबंधित थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, जिस समय ऑलपोर्ट ने अपनी परिभाषा प्रस्तुत की तो कुल कितनी परिभाषाएं दी जा चुकी थी? फ्रेंड, जैसे मैंने आपको बताया कि गोल्डन ऑलपोर्ट सबसे पहले पर्सनैलिटी का एक वैज्ञानिक साइंटिफिकली अध्ययन करना शुरू किए, तो उन्होंने देखा कि उनसे पहले 49 डेफिनेशन दी जा चुकी थी। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही है, 49 परिभाषा दी गई थी। तो उन्होंने जो क्वेश्चन नंबर 1 है, जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, गोल्डन ऑलपोर्ट की ही है, तो उन्होंने ये परिभाषा दी कि व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोसारिक तंत्रों का गतिशील या गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करते हैं। तो 49 डेफिनेशन दी जा चुकी थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, पर्सनैलिटी शब्द लैटिन के किस शब्द से बना? तो फ्रेंड, जैसा मैंने आपको बताया अभी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि पर्सनैलिटी शब्द किससे बना है। तो ऑप्शन नंबर ए, पर्सोना। पर्सोना लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मुखौटा। आप नोट करना, ये भी पूछा जाता है कि पर्सोना का क्या अर्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, ऑलपोर्ट और आइजेंक ने अपनी परिभाषा में सर्वाधिक बल डाला है। तो फ्रेंड, जो ऑलपोर्ट है और आइजेंक है, ये दोनों मनोवैज्ञानिकों ने अपनी डेफिनेशन में किस पे जोर डाला है? तो व्यक्तित्व के आंतरिक गुणों पे। ऑप्शन नंबर सी सही है, व्यक्तित्व के आंतरिक इंटरनल गुणों पे उन्होंने ज़्यादा जोर डाला है। कौन सी विशेषता व्यक्तित्व में सम्मिलित नहीं है? कौन सी विशेषता व्यक्तित्व की विशेषताओं से संबंधित नहीं है? गत्यात्मक संगठन, मनोशारीरिक संगठन, असंगतता और वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन। तो फिर जैसा मैंने आपको जो पहली ऑलपोर्ट की डेफिनेशन है उसमें हम देखा होगा कि मनोविज्ञान में व्यक्तित्व के उन मनोशारीरिक तंत्रों का, तो गत्यात्मक संगठन है, मनोशारीरिक तंत्रों का तो बी भी है, संगठन है जो वातावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है। तो ऑप्शन नंबर डी भी है, बट असंगतता नहीं है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है कि व्यक्तित्व की विशेषताओं में असंगतता नहीं है। ऑलपोर्ट ने कहा है कि व्यक्तित्व में गत्यात्मक संगठन भी होता है। गत्यात्मक संगठन मतलब जो हमारे फिजिकल और मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपस में जुड़े होते हैं, और मनोशारीरिक तंत्र मतलब कि हमारे व्यक्तित्व में मानसिक भाग भी है और फिजिकल पार्ट भी है। और वातावरण में अपूर्व समायोजन मतलब हमारा व्यक्तित्व हमें वातावरण के साथ एडजस्ट करने में हेल्प करता है। तो लेकिन असंगतता नहीं है, व्यक्तित्व में संगतता होती है, जो हम आगे सिलगुन के सिद्धांत में पढ़ेंगे। संगतता होती है व्यक्तित्व में, असंगतता नहीं होती है, कंसिस्टेंसी होती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है, ऑलपोर्ट ने 1961 में अपनी परिभाषा दी थी और 1938 में, फ्रेंड्स, जो ऑलपोर्ट की पहली डेफिनेशन है वो 1938 की डेफिनेशन है।
1937 और 8 के बीच में उन्होंने दिया था, लेकिन उन्होंने 1961 में अपनी डेफिनेशन चेंज की और अंतिम शब्दों यूनिक एडजस्टमेंट टू हिज इन्वायरमेंट के अलग पे उन्होंने कुछ शब्दों को चेंज किया। तो वही क्वेश्चन में पूछ रहा है कि यूनिक एडजस्टमेंट टू हिज इन्वायरमेंट के स्थान पे कौन सा शब्दों को रखा। तो उन्होंने ऑप्शन नंबर ए कैरेक्टरिस्टिक बिहेवियर एंड थॉट को रखा। फ्रेंड किसे रखा? कैरेक्टरिस्टिक बिहेवियर एंड थॉट को। क्वेश्चन नंबर 8 है यह तथ्य कि किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया कि व्यक्तित्व वातावरण के साथ सिर्फ समायोजन या अनुकूलन ही नहीं करता है। किस मनोवैज्ञानिक ने यह तथ्य बताया कि वातावरण के साथ सिर्फ समायोजन ही नहीं करता बल्कि उस वातावरण के साथ इस तरह की अंतक्रिया इंट्रैक्शन करता है कि उस वातावरण को भी व्यक्ति के साथ अनुकूलन या आयोजन योग्य बनना होता है। यह ऑलपोर्ट ने ही बताया। क्वेश्चन नंबर 9 है कि मनोविश्लेषणात्मक उपागम के तहत मानव प्रकृति के किस रूप में वर्णन डाला गया। फ्रेंड जो व्यक्तित्व जो हमारी साइकोलॉजी में व्यक्तित्व है उसमें डिफरेंट उपागमों के बारे में दिया गया है, अप्रोचेस के बारे में। तो साइको एनालिटिक या मनोविश्लेषणात्मक उपागम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि साइको एनालिटिक या मनोविश्लेषणात्मक उपागम के तहत मानव प्रकृति के किस रूप पर बल दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी निराशावादी और निश्चयवादी। फ्रेंड्स नोट करना कि मनोविश्लेषण उपागम में जैसा कि आप जानते होंगे फ्राइड, यूंग ये सब आते हैं, एडलर ये सब मनोविश्लेषण उपागम में आते हैं। निम्न में से कौन सा मनोवैज्ञानिक नव विश्लेषण संप्रदाय से संबंधित नहीं है। तो फ्रेंड मनोविश्लेषण उपागम अप्रोच के बाद उन्होंने कुछ चेंज करके उसे नव मनोविश्लेषण उपागम भी बनाया। तो उससे कौन रिलेटेड नहीं है इसमें पूछा गया। तो एडलर और जूंग है, आप जानते हैं, एरिक फॉर्म भी हैं, सुलेमान भी हैं, बट एरिक इरिक्सन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। एरिक फॉर्म, एडलर, जूंग और सुलेमान तो रिलेटेड है नव विश्लेषणवाद से, लेकिन एरिक इरिक्सन नहीं है। आप नोट करना कि एरिक इरिक्सन जो है वह एक ईगो साइकोलॉजिस्ट है। उनका लाइफ उनका अप्रोच अलग है, जो जीवन पर्यंत चलने वाला है, जन्म से लेकर मृत्यु तक का उपागम है। क्वेश्चन नंबर 11 है कौन सी विशेषता नव विश्लेषण उपागम से संबंधित नहीं है। तो फ्रेंड जो नव विश्लेषणात्मक उपागम है उसमें सामाजिक कारकों को महत्व दिया गया है, मानव प्रकृति की आशावादी छवि को जागते हैं और व्यक्तित्व के जैविक कार्यों को महत्व देते हैं। फ्रेंड ये गलत है, ऑप्शन नंबर सही है, क्योंकि इसमें व्यक्तित्व के नोट करना सामाजिक कारकों को महत्व दिया गया है, सोशल फैक्टर को महत्व दिया गया है, नॉट बायोलॉजिकल फैक्टर। बायोलॉजिकल फैक्टर को किसमें इंपॉर्टेंट दिया गया था? तो मनोविश्लेषणात्मक में, साइको एनालिटिक उपागम में, फ्राइड के उपागम में महत्व दिया गया था। लेकिन नव मनोविश्लेषणात्मक में सामाजिक कारकों को बल दिया गया, मानव प्रकृति की आशावादी छवि को देखा गया, ऑप्टिमिस्टिक साइड को देखा गया और इसके सोशल फैक्टर को देखा गया। जैविक फैक्टर को इसमें महत्व नहीं दिया गया है, जैविक कारकों को महत्व नहीं दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 है एरिक इरिक्सन के सिद्धांत को किसके अंतर्गत रखा गया है। तो फ्रेंड एरिक इरिक्सन के बारे में कहा है कि इसका उपागम कौन सा है। तो फ्रेंड जैसे मैं आपको पहले ही बताया था कि एरिक इरिक्सन का उपागम नव विश्लेषण में नहीं आता है। इनका जो उपागम है उसे कहते हैं जीवन अवधि उपागम। जीवन अवधि उपागम फ्रेंड इसमें जन्म से लेके, बॉर्न से लेके मृत्यु तक के बारे में डिफरेंट पार्ट में बात की अध्ययन किया गया है। एरिक इरिक्सन ने की थ्योरी जो है वो 8 स्टेज में बटी हुई है, इसे जीवन अवधि उपागम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि ऑलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व का विकास कब तक चलता है। तो फ्रेंड ऑलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व का विकास कब तक चलता है? किशोरावस्था तक। ऑप्शन नंबर बी सही है। फ्रेंड जो कि ऑलपोर्ट थे उनके अकॉर्डिंग किशोरावस्था तक यानी कि एडोलसेंस तक जो है व्यक्तित्व का विकास चलता रहता है, उसके बाद व्यक्तित्व का विकास नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 14 है ऑलपोर्ट द्वारा व्यक्तित्व की प्रथम परिभाषा दी गई। तो फ्रेंड जो ये कई बार पूछा जाता है, मैंने पहले भी बताया था कि ऑलपोर्ट की डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और 1938 में दी गई थी। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि ऑलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व की संरचना की मूल इकाई क्या है। तो फ्रेंड जैसा कि आप जानते ही होंगे कि ऑलपोर्ट एक शील गुण मनोवैज्ञानिक है, तो उनका शील गुण पे ही इकाई है। ऑलपोर्ट ने शील गुण को व्यक्तित्व संरचना की मूल इकाई माना है। क्वेश्चन नंबर 16 है व्यक्तित्व
व्यक्तित्व के गत्यात्मक संगठन के अंतर्गत निम्न में से कौन सा तत्व सम्मिलित नहीं है? फ्रेंड, जो गत्यात्मक संगठन है उसमें कौन सा चीज़ सम्मिलित नहीं है? व्यवहार में विसंगठन से उत्पन्न असामान्य व्यवहार, व्यवहार में परिवर्तन, आदत, शील गुणों का आपस में संगठन, व्यवहार में अपूर्णता। तो फ्रेंड, व्यवहार में अपूर्णता शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। व्यवहार में अपूर्णता इसमें रिलेटेड नहीं है, बाकी सब है। क्वेश्चन नंबर 17 है, केली तथा कटलेविन द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व के सिद्धांत उनमें से किस उपागम के तहत रखे जाते हैं? तो केली और कुटलेविन के जो सिद्धांत है वह ऑप्शन नंबर ए संज्ञात्मक उपागम में आते हैं, संज्ञात्मक उपागम में आते हैं, कॉग्निटिव उपागम में। क्वेश्चन नंबर 18 है, फ्रेंड से डिफरेंट अप्रोच के बारे में पूछा गया है। व्यवहार व्यक्तिगत चरों और पर्यावरण चरों के सतत अंतक्रिया और उनके संज्ञान पर पड़ने वाले प्रभाव का परिणाम है। यह कथन किससे संबंधित है? तो यह फ्रेंड सोशल कॉग्निटिव है, सामाजिक संगठन उपागम से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से किस उपागम के तहत विशिष्ट व्यक्तियों के अनोखेपन या अपूर्वता के अध्ययन पर जोर डाला जाता है? तो विशिष्ट व्यक्तियों के अनोखेपन या अपूर्वता के अध्ययन पर जोर डाला जाता है ऑप्शन नंबर बी भावमूलक। फ्रेंड, जो भावमूलक उपागम है, भावमूलक उपागम ये नोट करना, यह इस उपागम पे ऑलपोर्ट ने काम किया है, गोल्डन ऑलपोर्ट ने काम किया। ऑप्शन नंबर 20 का सही है। क्वेश्चन नंबर 20 है, किस उपागम में अध्ययन किए जाने वाले सभी व्यक्तियों की तुलना व्यक्तित्व की चुनी गई खास गुणों के आधार पर की जाती है? किस उपागम में अध्ययन किए जाने वाले सभी व्यक्तियों की तुलना व्यक्तित्व की चुनी गई खास गुणों के आधार पर की जाती है? तो नियामविषी होगा, नोमेथेटिकल अप्रोच इसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, ऑलपोर्ट निम्न में से किस उपागम के अधिक महत्वपूर्ण माना है? तो फ्रेंड्स, ये कई बार पूछा गया कि ऑलपोर्ट का किस उपागम को महत्वपूर्ण मानते हैं? तो भावमूलक, आइडियोग्राफिक कहते हैं इसे, भावमूलक उपागम। क्वेश्चन नंबर 22 है, क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत सर्वाधिक पुराना है? कौन सा सिद्धांत सर्वाधिक पुराना है? शील गुण संज्ञात्मक प्रकार सिद्धांत या व्यवहारात्मक और अधिगम सिद्धांत? तो सबसे पुराना है प्रकार सिद्धांत। फ्रेंड्स, व्यक्तित्व के क्षेत्र में सबसे पुराना सिद्धांत है वह प्रकार सिद्धांत है, टाइप थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 23 है, सबसे पहला प्रकार सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो सबसे पहले टाइप थ्योरी या प्रकार सिद्धांत किसने किया? तो ऑप्शन नंबर बी हिप्पोक्रेटस। फ्रेंड, जो हिप्पोक्रेटस हैं उन्होंने सबसे पहले प्रकार सिद्धांत दिया। क्वेश्चन नंबर 24 है, क्रेस्मर ने अपने व्यक्तित्व सिद्धांत का प्रतिपादन डैश के निरीक्षण के आधार पर किया? तो फ्रेंड, जो क्रेस्मर था उन्होंने बायोलॉजिकल अप्रोच पे सिद्धांत दिया है, शारीरिक संरचना के आधार पर उन्होंने सिद्धांत दिया। तो उन्होंने मनोविदलता, ऑप्शन नंबर ए मनोविदलता यानी और उत्साह विषाद रोगी के व्यक्तियों के निरीक्षण के आधार पर अपना सिद्धांत दिया। सिजोफ्रेनिया का अध्ययन किया उन्होंने और उत्साह विषाद रोग। तो क्रेस्मर ने अपने व्यक्तित्व सिद्धांत का प्रतिपादन इसके आधार पर किया। क्वेश्चन नंबर 25 है, फ्रेंड, क्रेस्मर ने 4 प्रकार के व्यक्तित्व बताए, ये भी पूछा जाता है, आप नोट करना, 4 प्रकार के व्यक्तित्व बताए। क्रेस्मर एक दुबला पतला लंबे कद का व्यक्ति है जो सपनों की दुनिया में खोया रहता है। रमेश के यह गुण किस व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत आते हैं? रमेश एक दुबला पतला पतले कद का लंबा आदमी है जो सपनों की दुनिया में खोया रहता है। तो यह स्थूलकाय है, जिसे पिकनिक प्रकार भी बोलते हैं, दुबला पतला। क्वेश्चन ने किस प्रकार साइज का किया है? तो स्थूल प्रकार। सॉरी फ्रेंड, ये क्वेश्चन नंबर 26 का था कि क्रेस्मर किस प्रकार के व्यक्तित्व को साइक्लोइड कहते हैं? तो स्थूल प्रकार को, पिकनिक प्रकार को। और क्वेश्चन नंबर 25 का है कि दुबला पतला लंबे कद का आदमी है, तो दुबला पतला क्रिस्काई होगा फ्रेंड, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 27 है कि शेल्डन ने व्यक्तित्व के प्रकार और उससे संबंधित शील गुणों के मध्य कितना सा संबंध पाया? फ्रेंड, शेल्डन भी व्यक्तित्व के शारीरिक संरचना के आधार पर ही व्यक्तित्व सिद्धांत दिए थे। तो इन्होंने डिफरेंट प्रकार के व्यक्तित्व और उससे संबंधित शील गुणों के मध्य सहसंबंध निकाला। व्यक्तित्व के प्रकार और उससे रिलेटेड सहसंबंध शील गुणों के बीच उन्होंने सहसंबंध कोरिलेशन निकाला। तो उन्होंने ये कोरिलेशन 0.78% पाया। ये कई बार पूछा जाता है, 0.78 सहसंबंध उन्होंने टाइप ऑफ पर्सनैलिटी और उससे रिलेटेड ट्रैट में कोरिलेशन पाया। क्वेश्चन नंबर 28 है, सेमेटोटाइप थ्योरी के प्रतिपादक है? तो फ्रेंड, सेमेटोटाइप थ्योरी के प्रतिपादक हैं शेल्डन। शेल्डन के थ्योरी को सेमेटोटाइप थ्योरी भी कहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 29 है, कौन सा प्रकार सेल्डन के व्यक्तित्व सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है। फ्रेंड, जैसे मैंने आपको बताया कि क्रेशमर ने जो अपने व्यक्तित्व का सिद्धांत दिया उसको 4 प्रकार बताए क्रेशमर ने, लेकिन सेल्डन ने 3 प्रकार बताए हैं, एक्टोमॉर्फी, एंडोमॉर्फी, मेसोमॉर्फी, पर एस्टोमॉर्फी उन्होंने नहीं बताया। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका, ऑप्शन नंबर डी। एक्टो, एंडो और मेसोमॉर्फी बताया, लेकिन एस्टोमॉर्फी उन्होंने नहीं बताया। क्रेशमर ने 4 प्रकार बताए हैं व्यक्तित्व के और सेल्डन ने 3 प्रकार बताए। क्वेश्चन नंबर 30 है, किस मनोवैज्ञानिक ने कॉलेज के छात्रों का नेक्ड पिक्चर का विश्लेषण करके अपने सिद्धांत का विकास किया। किस मनोवैज्ञानिक ने कॉलेज के छात्रों का नग्न तस्वीरों का विश्लेषण कर अपने सिद्धांत का विकास किया। तो यह सेल्डन है, ऑप्शन नंबर ए, सेल्डन। क्वेश्चन नंबर 31 है, सेल्डन ने किस प्रकार के व्यक्तित्व का स्वभाव विसरोटोनिया का है। तो सेल्डन ने एंडोमॉर्फी जो उन्होंने टाइप बताया उसके स्वभाव को विसरोटोनिया का है, एंडोमॉर्फी। फ्रेंड, ये काफ़ी मोटे और चौड़े वाले व्यक्तित्व होते हैं, इसे विसरोटोनिया का है। क्वेश्चन नंबर 32 है, जो व्यक्ति अकेला रहना चाहता है, संकोचशील है तथा दुबले पतले होते हैं, ऐसे इंसान को कहा है सेरिब्रोटोनिया। जो व्यक्तित्व का प्रकार में उन्होंने ये बताया कि वो अकेला रहना चाहता है, संकोचशील है और दुबले पतला है, उसका सेरिब्रोटोनिया का है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 33 है कि दीपक शरीर से हास्यपृष्ट है, यानी कि हेल्दी है और जोखिम भरे कार्य करने में उसे अच्छा लगता है, रिस्क टेकिंग बिहेवियर करता है, ऐसे व्यक्ति को कहा गया है मेसोमॉर्फी, ऑप्शन नंबर ए, मेसोमॉर्फी। तो उन्होंने सेल्डन ने एंडोमॉर्फी, एक्टोमॉर्फी और मेसोमॉर्फी, ये 3 प्रकार बताए हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 34 है कि सेल्डन के अनुसार सबसे संतुलित व्यक्तित्व की श्रेणी रैंकिंग क्या है। तो फ्रेंड, सेल्डन ने जो है इन तीनों प्रकार के व्यक्तित्व का एक रैंकिंग दिया है, तो सबसे जो संतुलित है उसका ऑप्शन नंबर डी 4 हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 35 है, व्यक्तित्व को अंतर्मुखी या बहिर्मुखी श्रेणी में विभक्त किया। इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट में किसने विभाजित किया, ये आप सबको पता ही होगा, जुंग महोदय ने व्यक्तित्व के सबसे इंपॉर्टेंट 2 प्रकार बताए, एक्सट्रोमॉर्फी, एंडोमॉर्फी, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी। फ्रेंड्स, नोट करना, ये कई बार पूछा जाता है। तो एक्सट्रोमॉर्फी जो है वो दोस्तों से मिलेगा, दूसरों से बात करेगा, सोशल होगा, उसे लोगों से मिलने जुलने में अच्छा लगेगा, खाने का शौकीन होगा, या एक्सट्रोवर्ट होता है, बहिर्मुखी। लेकिन जो अंतर्मुखी होते हैं वो क्या होता है, वो अपनी उनकी दुनिया होती है, वो अकेले रहना पसंद करते हैं, लोगों से कम मिलते जुलते हैं। तो ये इंट्रोवर्ट है। और एक्सट्रोवर्ट में क्या होता है कि इंसान बाहर लोगों के साथ मिलता जुलता है, फ्रेंड्स इसके बहुत होते हैं, सोशल लाइफ इससे अच्छी होती है। तो यह जुंग ने दिया था, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। क्वेश्चन नंबर 36 है, राजीव एक खुश मिजाज मिलनसार व्यक्ति है, परंतु उसकी प्रवृत्ति रूढ़िवादी है और अकेलापन पसंद है, तो ऐसे व्यक्ति क्या कहलाएंगे। फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे खुश मिजाज है, मिलनसार भी है, तो ये एक्सट्रोमॉर्फी के गुण हो गए। एक्सट्रोवर्ट हो गया, बाहरी गुण है, लेकिन वो अकेला रहना भी पसंद करता है कभी कभी, तो वो इंट्रोवर्ट हो गया। दोनों के जब दोनों गुण होंगे तो उसे क्या कहते हैं, उभयमुखी, है ना। क्वेश्चन नंबर 37 है, कौन सा जुग असत्य है, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी। तो ये तो है स्नायु विकृति, अस्थिरता, मनो विकृति, परायिका, मेसोमॉर्फी, एक्टोमॉर्फी। फ्रेंड्स, ये अलग है। फ्रेंड, ये जो ऊपर के तीनों प्रकार हैं, ये आइजेन की थ्योरी के पार्ट हैं। जब आप पढ़ेंगे आइजेन थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, तो फ्रेंड उसमें उन्होंने व्यक्तित्व की 2 मुखी या 3 बीमारी बताई हैं, 2 मुखी या 3 बीमारी बताई हैं। पहली बीमार है अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, कि व्यक्ति में दोनों गुण पाए जाते हैं, एक छोर पे अंतर्मुखी और एक छोर पे बहिर्मुखी, लेकिन ज़्यादातर लोग बीच में होते हैं। और दूसरा उन्होंने बताया स्नायु विकृति, न्यूरोटिज्म होगा या स्टेबिलिटी होगी। और तीसरा उन्होंने बाद में ऐड किया मनोविकृता और की क्रिया। तो ये तीनों तो आइजेन की थ्योरी के पार्ट है, पर मेसोमॉर्फी और एक्टोमॉर्फी अलग है। क्वेश्चन नंबर 38 है, आइजेंक द्वारा दिए गए व्यक्तित्व प्रकार हैं, एक ध्रुवीय, द्विध्रुवीय। फ्रेंड्स, मैंने पहले बताया था कि यह बहुध्रुवीय है, इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी का सही है, द्विध्रुवीय, है ना, द्विध्रुवीय है। आइजेंक कैसे द्विध्रुवीय है। क्वेश्चन नंबर 39 है, शील गुण कहलाने के लिए आवश्यक है, ट्रैट्स कहलाने के लिए क्या आवश्यक है। हम किसी चीज़ को, किसी गुण को ट्रैट कहे, उसके लिए इसमें क्या गुण है, तो संगतता और स्थिरता दोनों। वो तो संगत हो, यानी कि
एक जगह से दूसरी जगह पे वो व्यवहार दिखाया गया हो और उसमें स्थिरता हो, वह गुण थोड़ी देर के लिए बना हो। तो शील गुण कहलाने के लिए कंसिस्टेंसी एंड स्टेबिलिटी दोनों गुणों का होना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 40 है, विकी कभी कभी ईमानदारी के गुण का प्रदर्शन करता है, उसके गुण को कहा जाता है आदत। कभी कभी करता है फ्रेंड, तो वो आदत हो। जब कभी कभी किसी चीज़ को हम शो करते हैं तो वो आदत है। क्वेश्चन नंबर 41 है, आल्पोर्ट ने व्यक्तित्व प्रवृत्ति की संख्या करीब करीब कितनी बताई? तो फ्रेंड गोल्डन आल्पोर्ट ने जो है वो पर्सनैलिटी टेंडेंसी या व्यक्तित्व प्रवृत्ति की संख्या 18,000 बताई। ये भी कई बार पूछा गया फ्रेंड, 18,000 बताई हो। क्वेश्चन नंबर 42 है, हिपोक्रेटिस के अनुसार जब व्यक्ति सामान्यतः निराशा, उदासी या अनमना सा रहता है तो उसमें, जब वो उदास रहता है तो उसमें काले पित्त की प्रधानता होती है, ब्लैक बाइल। ऑप्शन नंबर ए, इसका ए सही है, काले पित्त की। क्वेश्चन नंबर 43 है, गुस्सेल व्यक्तित्व में प्रधानता पाई जाती है। तो गुस्सेल व्यक्तित्व में प्रधानता पाई जाती है किसकी? गुस्सेल व्यक्तित्व में जो ज़्यादा गुस्से वाले होते हैं फ्रेंड, उसमें पीले पित्त की प्रधानता पाई जाती है। तो जो ज़्यादा दुखी रहते हैं, उदास रहते हैं, उनमें काले पित्त की, निराश रहते हैं, दुखी रहते हैं, काले पित्त की, और जो गुस्से के रहते हैं उन्हें पीले पित्त की। क्वेश्चन नंबर 44 है, आल्पोर्ट ने शील गुणों का निम्न से कौन सा विभाजन किया है? तो फ्रेंड्स आल्पोर्ट ने जो है वो जो नॉर्मली शील गुणों को बांटा है वह व्यक्तित्व शील गुण और सामान्य शील गुण, इंडिविजुअल ट्रेट और जनरल ट्रेट गुण। क्वेश्चन नंबर 45 है कि भगत सिंह अपने देशभक्ति के जज्बे के लिए विश्व प्रसिद्ध है ना फ्रेंड। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो हमारे क्रांतिकारी थे भगत सिंह, वो कितने देशभक्त थे। तो उनका जो ये गुण था, जज्बा है देशभक्ति का, उसको जो आल्पोर्ट ने तीन महत्वपूर्ण टेंडेंसी बताए हैं फ्रेंड। आल्पोर्ट ने जो 3 महत्वपूर्ण प्रकार के शील गुण बताए हैं, कार्डिनल, सेंट्रल और सेकेंडरी। कार्डिनल, केंद्रीय और गौण। तो फ्रेंड कार्डिनल में क्या होता है कि एक ही गुण होता है और बहुत ही उसके लिए वो फेमस होता है, या उसको हर जगह हम देखने को मिल जाएगा हमें। जैसे भगत सिंह के देशभक्ति है, गांधी जी के सत्य और अहिंसा है। तो इस तरह हम बहुत सारे होते हैं कि व्यक्ति का एक गुण के लिए वो प्रसिद्ध हो जाता है। तो ये कार्डिनल ट्रेट में रखा जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो फ्रेंड से नोट करना, कई बार पूछा जाता है कि आल्पोर्ट ने किन 3 भागों में बांटा है शील गुणों को? तो कार्डिनल, सेंट्रल और गौण। कार्डिनल, सेंट्रल और गौण, सेकेंडरी। क्वेश्चन नंबर 46 है, क्वेश्चन नंबर 46 है कि सामाजिकता एवं आत्मविश्वास जैसे शील गुण को हम किसके अंतर्गत रखेंगे? तो फ्रेंड जो सामाजिकता और आत्मविश्वास है उसको हम केंद्रीय प्रॉपर्टी रखेंगे, सेंट्रल टेंडेंसी में रखेंगे। एक तो होता है जिसके लिए वर्ल्ड फेमस हो जाते हैं, जैसे भगत सिंह का वो जज्बा, गांधी जी का सत्य अहिंसा, वो कार्डिनल में होगा। और सेंट्रल में क्या होगा? बेसिक, जो बहुत लोगों में पाया जाता है, सामाजिकता, आत्मविश्वास जैसे गुण। क्वेश्चन नंबर 47 है कि एक अंतर्मुखी व्यक्ति के लिए सामाजिकता का गुण किस प्रवृत्ति के अंतर्गत आएगा? फ्रेंड एक व्यक्ति ऐसा है कि अंतर्मुखी व्यक्ति है, तो उसके लिए सामाजिकता का जो गुण है वो कैसा हो जाएगा? गौण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। एक व्यक्ति जो अंतर्मुखी स्वभाव का है, जो लोगों से मिलना जुलना कम पसंद करता है, सोशल नहीं है, तो उसका जो उसमें जो सामाजिकता कम होगी तो वह गौण टेंडेंसी में आएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, कैटल, आरबी कैटल ने फैक्टर एनालिसिस मेथड के द्वारा शील गुणों की संख्या बताई। फ्रेंड जो आरबी कैटल है उन्होंने भी शील गुणों को ही इंपॉर्टेंट मानकर व्यक्ति सिद्धांत दिया, तो उन्होंने फैक्टर एनालिसिस मेथड का यूज़ किया था। फ्रेंड तो कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन कि कैटल ने किस विधि का यूज़ करके अपने सिद्धांत बनाई? तो फैक्टर एनालिसिस या कारक विश्लेषण। तो उन्होंने शील गुणों की संख्या कितनी बताई है? 35। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, 35। क्वेश्चन नंबर 49 है, कैटल के अनुसार सामान्य व्यक्तियों और असामान्य व्यक्तियों में पाए जाने वाले शील गुणों की संख्या है। फ्रेंड कैटल ने नॉर्मल व्यक्ति और एबनॉर्मल यानी सामान्य असामान्य में शील गुणों की संख्या को बांटा, तो वो कितनी है? 23। सामान्य व्यक्तियों में 23 और एबनॉर्मल में 12। तो 23 और 12 का रेशियो यानी कि टोटल 35 है ना। टोटल 35 पता है, 23 नॉर्मल का और 12 एबनॉर्मल का। क्वेश्चन नंबर 50 है, फ्रेंड्स यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो वीडियो आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी। तो अपडेट होने के लिए आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 50 है कि कैटल ने शील गुणों को मापने के लिए किस प्रश्नावली का निर्माण किया?
फ्रेंड्स, कैटल ने जो है अपने सिद्धांत, जो सील गुणों का सिद्धांत दिया था, तो उन्होंने 16 पर्सनैलिटी फैक्टर क्वेश्चनर बनाया था। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चनर है और कई बार पूछा जाता है फ्रेंड। तो 16 PF पर्सनैलिटी फ्रेंड, यह भी दो ध्रुवीय है, यह भी क्या है, बाइपोलर है, तो ये भी आप नोट करना। 16 PF पर्सनैलिटी कैटल ने बनाई है और ये भी दो ध्रुवीय है। क्वेश्चन नंबर 51 है, क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्न में से कौन सा प्रकार कैटल के सील गुण विभाजन का प्रकार नहीं है? तो फ्रेंड, कैटल ने कई आधार पर सील गुण, अपने सिद्धांत में सील गुणों को विभाजन किया है। तो उन्होंने सतही सील गुण बताया है, स्रोत या मूल सील गुण बताया है, लेकिन सामाजिक सील गुण उन्होंने नहीं बताया। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 52 है। फ्रेंड, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 52 है, सेलगन ने मूल सिद्धांत को कितने भागों में बांटा? तो कैटल ने अपने सिद्धांत में मूल सील गुणों को कितने भागों में बांटा? तो 2। ऑप्शन नंबर बी है, 2 गुणों में। फ्रेंड, आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 53, कैटल द्वारा व्यक्तित्व के सील गुणों का अध्ययन करने के लिए बताए गए मूल स्रोत निम्न में से कौन सा स्रोत ठीक नहीं है? फ्रेंड्स, कैटल ने अपने व्यक्तित्व का अध्ययन करने के लिए कई सारे स्रोतों से डाटा कलेक्ट किया था। तो उसमें एल डाटा है, क्यू डाटा है, ओटी डाटा है और एस डाटा। तो एस डाटा का उन्होंने यूज़ नहीं किया था, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। फ्रेंड, लाइफ डाटा किया था, जीवन अभिलेख किया था, आत्म रेटिंग भी किया था और ऑब्जेक्टिव टेस्ट डाटा भी यूज़ किया था। तो एल, क्यू और ओटी डाटा यूज़ किया था, लेकिन एस डाटा को उन्होंने यूज़ नहीं किया था। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड, ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे पर्सनैलिटी से रिलेटेड। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।